हेलो गाइज, 72 बीपीएससी प्रीलिम एक्सप्रेशन सेट 1 आप सबके सामने लेके आया हूँ। और ये बहुत ही अच्छा सेट है। इसका भी एक्सप्लेनेशन आपके सामने मैं करने वाला हूँ। इसी तरह आपको एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट सेट जो लेके आएंगे एक्सप्लेनेशन का वो फिर आपके साथ शेयर करूँगा मैं। तो पहला क्वेश्चन है मनीग्राम और नानादेशी, ये दक्षिण भारत का जो एक संबंध है, शब्द वो किससे संबंधित है? तो मनीग्राम और नानादेशी जो है ये व्यापार संघों से जुड़े थे। ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में मनीग्राम शब्द किससे संबंधित है, जो कि इसका आंसर होगा व्यापार संघ से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार संभव, जो कि कालिदास द्वारा रचित है, में किसका वर्णन है? तो इसमें शिव व पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। नेक्स्ट देखेंगे हिंसांग। ये क्वेश्चन आएगा कि भारत में कौन सी सदी में हिंसांग आया था, या तो उसका ईस्वी दे दिया जाएगा। तो भारत 7वीं सदी में भारत की 7वीं सदी में 630 से 645 हिंसांग जो चीनी बौद्ध यात्री थे वो आए थे, और ये आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। 15 वर्षों तक ये भारत में रहे थे। और उस समय नालंदा के कुलपति शीलभद्र जो हिंसांग के समय हिंसांग ने भारत की यात्रा की थी। ये क्वेश्चन भी बिहार के संदर्भ में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ये पूछा जाता है कि ये कौन से वेद से संबंधित है। तो गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। ये तीनों ब्राह्मण, इसमें से क्वेश्चंस एक ना एक क्वेश्चंस आता है। ये बीपीएससी प्री में, इससे प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चंस पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं याज्ञवल्क्य का संबंध। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है याज्ञवल्क्य का संबंध, ये प्राचीन इतिहास के से संबंधित है। क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ता है? तो ये मिथिला क्षेत्र से जुड़ा होता है। मिथिला क्षेत्र से याज्ञवल्क्य का संबंध जुड़ा है। और राजा जनक जो है याज्ञवल्क्य के समकालीन थे, और इसका उल्लेख हमें महाभारत और पुराणों में मिला हुआ है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, तबकाते ए नासिरी के लेखक। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तबकाते ए नासिरी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मिन्हाज-उद-दीन सिराज थे। अच्छा, इस बुक में जो तबकाते ए नासिरी जो पुस्तक है, इसमें पहली बार बिहार शब्द का प्रयोग किया गया। ये बिहार के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद पुस्तक में मोहम्मद गौरी से लेकर नासिर-उद-दीन महमूद तक के शासनकाल की जानकारी है। इस पुस्तक में क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ से, कौन से शासन से लेकर किस शासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो मोहम्मद गौरी से लेकर नासिरुद्दीन महमूद तक के शासनकाल की जानकारी मिलती है। और दूसरा, इस पुस्तक में पहली बार बिहार शब्द का प्रयोग किया था। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिए आप सब। नेक्स्ट है बाग ए नीलोफर। ये क्वेश्चन ये पूछ देगा कि ये जो बाग ए नीलोफर का निर्माण कौन से मुग़ल शासक ने कराया था? तो ये है बाबर। किसने कराया था? ये बाबर ने कराया था। इसका अर्थ होता है कमल का बगीचा। बाग ए नीलोफर का अर्थ होता है कमल का बगीचा। अब ये अष्टप्रधान आ जाता है, जो मराठा साम्राज्य में अष्टप्रधान नाम से जो शासन हुआ, जिसके अंदर बहुत मंत्री होते थे अष्टप्रधान मराठा साम्राज्य के अंदर। उसके डिटेल में देखते हैं कि अष्टप्रधान को किस किस नाम से जाना है। तो एक है अमात्य, जिसको कि हम वित्त मंत्री के नाम से मराठा साम्राज्य में जाना जाता था। दूसरा है सचिव, जिसको शाही शिलालेखाकार के नाम से जाना जाता था। तीसरा है सुमंत, जिसको विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता है। चौथा है पेशवा, जिसे प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। पाँचवा है बख्तियार-नवीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बख्तियार-नवीस जो गृह मंत्री के नाम से जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन में आ रखा है। छठा है पंडित राव, जिसे धार्मिक अधिकारी के नाम से जाना जाता है। सातवां है सर ए नौबत, जो सेना के मामले में या सैनिक व्यवस्था के मामले में इसको जाना जाता है सर ए नौबत। पाँचवां न्यायाधीश,
न्यायाधीश से तो नाम से ही संबंधित है कि न्यायिक संबंधी के बारे में के जानकारी होती थी, तो उसको न्यायाधीश कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। कौन कौन से जो भवन है जो शेरशाह द्वारा बनाया गया था, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि शेरशाह द्वारा कौन से भवन नहीं बनाए गए थे। तो शेरशाह द्वारा भवन बनाएंगे तो उसके बारे में जान लेंगे, तो जो नहीं बनाएंगे तो वो अपने ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहला है पाकिस्तान का बेहरा शहर, 1545 ईस्वी में शेरशाह ने बनाया था, एक ही हो गया। दूसरा है सूरी मस्जिद जो शेरशाह द्वारा बनाया गया था। तीसरा है इमाम दरवाज़ा जो शेरशाह द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे कुंदारा उद्घोषणा, बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई क्वेश्चन है। कुंदारा उद्घोषणा, कुंदारा उद्घोषणा ये 11 नवंबर 1809 में हुई थी। ये दक्षिण भारत का कहानी है, दक्षिण भारत के इतिहास का है। इसमें त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जारी किया गया था। त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जारी किया गया था। 11 नवंबर 1809 में इसे कुंदारा उद्घोषणा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन डच बोल रहा था कि कौन सा व्यापारिक जो विदेशी थे जो कि मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था, वो डच थे। उसने 1605 में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपनी प्रथम फैक्ट्री को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितने 73 सीटें जीती थी। किसके कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट है हिंदी भाषा का प्रकाशित समाचार पत्र प्रथम कौन सा था। हिंदी भाषा का तो उद्यत मानदंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में चलते हैं। इसी तरह मैं आप सबके लिए अलग अलग सेट डेली ले आया करूँगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया कीजिए। और इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट और डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे ताकि आप सबको अच्छे से रिवीजन भी हो जाया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत परिषद अधिनियम 1861, ये क्वेश्चन इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या था। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी थी 1861 में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए क्या 1940 के पाकिस्तान प्रस्ताव में शामिल नहीं था। जब पाकिस्तान प्रस्ताव हुआ था 1940 में कौन शामिल नहीं था, तो मोहम्मद इकबाल शामिल नहीं था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिहार में साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए सर्वदलीय बैठक के आयोजन का नेतृत्व अनुग्रह नारायण सिंह था। बिहार स्पेशल जो बिहार का हमारा है इसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अब बोले कैमूर का पठार जो है किस बिहार के किस भाग का हिस्सा है, तो कैमूर का पठार दक्षिण बिहार के मैदान का हिस्सा है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अल नीनो जैसे जानते हैं कि एक बहुत ही महासागरीय गर्मधारा है, तो ये एक समान वैसे गर्मसागर धारा या प्रशांत महासागर से होके आती है। ठीक है, तो ये अल नीनो का भी आप फैक्ट को याद रखिएगा। अब तक कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा राज्य है। भारत में पूछा जाए कर्क रेखा के कौन सा शहर है, तो ये रांची है जो कर्क रेखा के निकट सर्वाधिक निकट है। कर्क रेखा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23 डिग्री 30 मिनट पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23 डिग्री 30 मिनट पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। अब 21 जून के बारे में भी बस ये सूर्य इस रेखा के ठीक ऊपर रहता है। उत्तरी गोलार्ध सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होता है। इसी उत्तरी गोलार्ध में इसी 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। माही नदी जो है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा और इससे प्रीवियस क्वेश्चन में देखने को मिला है। माही नदी जो कर्क रेखा कितने बार काटती है, 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब नेक्स्ट है सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम जानेंगे। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सतपुरा की पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच जल विभाजक का निर्माण करती है। सतपुरा की पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती के बीच
जल विभाजक का कार्य निर्माण करती है। अच्छा, बोरी व पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य इसका भाग है। बोरी वो पंचमढ़ी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बोरी व पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य किसका भाग है, तो ये सतपुड़ा की पहाड़ियों का भाग है। धूपगढ़ चोटी जो 1350 मीटर ऊंचा है, ये सतपुड़ा श्रृंखला में प्रसिद्ध चोटी है, धूपगढ़ चोटी, और ये एमपी की सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटी है। ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरा है कि जमीन के अंदर बहने वाली नदी, तो ये सरस्वती और फल्गु नदी है। फल्गु कहाँ है, जो गया जिले में फल्गु नदी बहती है। सरस्वती और फल्गु जो ज़मीन के अंदर बहती है। फल्गु नदी के दक्षिण दिशा से बिहार में गंगा में मिलती है। अभी क्वेश्चन पूछा कि कौन सा नदी जो बिहार के दक्षिण भाग में दिशा से गंगा में मिलती है, तो वो फल्गु नदी है। ये बिहार के संदर्भ में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्राकृतिक वनस्पति। भारत की प्राकृतिक वनस्पति से संदर्भ में दे देगा कि इसके अंदर कौन कौन से कथन सही है या कौन से कथन सही नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस हम सबको दे दिया जा सकता है, तो इसके संदर्भ में आपको जानकारी होना चाहिए। तो देखिए, भारत की प्राकृतिक वनस्पति मुख्य रूप से जलवायु, वर्षा, तापमान और मिट्टी पर निर्भर करती है। ये 5 प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जो भारत की प्राकृतिक वनस्पति है वो 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय साधारण वन, पहला है जिसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा उष्णकटिबंधीय साधारण होता है। इसके अंदर कौन कौन सा क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है, उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ, अंडमान निकोबार के क्षेत्र में ये पाया जाता है। ये उष्णकटिबंधीय साधारण। और इसमें बोलोगे कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो महोगनी, एबोनी, रोजवुड और रबर जैसे मुख्य वृक्ष हैं इसके अंदर। नेक्स्ट दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, अब ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले। क्वेश्चन से पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए कौन सा वन है, तो ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसके अंदर 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ये प्रायद्वीपीय भारत, उत्तर पूर्वी राज्य और हिमालय की तलहटी क्षेत्र में पाया होता है। और इसमें कौन कौन से पेड़ हैं, सागौन है, साल, बांस, चंदन और शीशम जैसे पेड़ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय वन, कटीले वन और झाड़ियाँ। तो कटीला वन लगभग राजस्थान, हरियाणा जैसे क्षेत्र में पाया जाता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और दक्कन के कुछ हिस्सों में, और इसमें 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। राजस्थान वगैरह वैसे ही वर्षा कम होती है, आप सबको जैसे पता है, वहाँ मरुस्थल है, तो वहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और वहाँ जब वर्षा कम होती है तो इसलिए बबूल, जिसके कि जड़ पेड़ जो जड़ होते हैं पेड़ के अंदर बहुत लंबे होते हैं, पानी की तलाश में वो लंबे भी हो जाते हैं। तो बबूल, कीकर, खजूर, नागफनी, ये सब जो पेड़ हैं ये राजस्थान में पाए जाते हैं और इस उष्णकटिबंधीय कटीले वन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पर्वतीय वन आते हैं चौथा में, जिसके अंदर देवदार, चीर, ओक, मेपल, पहाड़ के ऊपर लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं वो पर्वतीय वन का हिस्सा है। पाँचवा मैंग्रोव वन से संबंधित वन तटीय क्षेत्र, डेल्टा और खारे पानी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अंदर सुंदरवन जो वेस्ट बंगाल मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा भाग है। सुंदरवन गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अंदर जो पेड़ पाए जाते हैं, सुंदरी, केवड़ा, एविसोनिया प्रमुख वृक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे, अगर हिमालय का अस्तित्व नहीं होता तो क्या होता? ये क्वेश्चन है, अगर हिमालय का अस्तित्व नहीं होता तो क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, उत्तर भारतीय मैदान सर्दियों में ज़्यादा ठंड हो जाता है। ये क्वेश्चन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, अभी भी आई है कि अगर हिमालय का अस्तित्व नहीं होता तो क्या होता, उत्तर भारतीय मैदान सर्दियों में ज़्यादा ठंड हो जाता है। एक क्वेश्चन है, तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित? तुंगारेश्वर वन्यजीव अहमच यानी कि महाराष्ट्र में। तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। अब जल विद्युत परियोजना अब दे देगा 3 या 4 क्वेश्चन जल विद्युत परियोजना का दे देगा, उसमें मिलान करने दिया जाएगा। आपको बताएगी जल विद्युत परियोजना कहाँ या कौन से देश में स्थित है। तो ताला जल परियोजना बांग्लादेश में है। अरुण तृतीय जल विद्युत परियोजना ये नेपाल में है। एटालिन जल विद्युत परियोजना ये अरुणाचल प्रदेश में, ये
3 जल विद्युत परियोजना है जिसके बारे में डिटेल से बताया गया है आप सबको। नेक्स्ट इसी के संदर्भ में क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल की सिंद्रापोंग जल विद्युत परियोजना है जो 1897 में शुरू हुआ है। लेकिन यदि व्यावसायिक और बड़े पैमाने की वाणिज्यिक परियोजना की बात की जाए तो शिव समुद्र जो कर्नाटक में है उसको हम भारत की पहली जल विद्युत परियोजना के नाम से जानते हैं, जिसको 1902 में शुरू किया गया। यदि व्यावसायिक और बड़े पैमाने की वाणिज्यिक परियोजना की बात की जाए तो उस परिवेश में हम भारत की सबसे बड़ी प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम को कहते हैं। लेकिन वैसे अगर इस सब के परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा जाए तो प्रथम जल विद्युत परियोजना तो वह दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में सिंद्रापोंग जल विद्युत परियोजना है। तो ये क्वेश्चंस घुमाया जा सकता है कभी कभी, तो इसको ध्यान से रखिएगा आप सब। अब बोलेगा फारस की खाड़ी जो सीमा साझा करता है, फारस की खाड़ी के साथ कौन कौन से देश जो सीमा साझा करता है वो है, पहले टोटल 8 देश है जो फारस की खाड़ी के साथ सीमा साझा करता है। आपको क्वेश्चन भी दिया जाए इसमें कौन कौन से देश है जो सीमा साझा नहीं करते हैं, ठीक है, कौन से देश जो सीमा, अब 8 देश जो सीमा साझा करते हैं, एक ईरान है, इराक है, इसे ईरान, इसे इराक, फिर कुवैत, फिर सऊदी अरब, फिर बहरीन, फिर कतर, फिर संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, ये सभी हैं जो कि फारस की खाड़ी के साथ यानी पर्शियन गल्फ के साथ सीमा साझा करते हैं। इसी में किसी कोई दूसरा बीच में कंट्री दे दिया जाएगा और मिलान कर देगा, जो नहीं करते हैं तो वो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चागोस द्वीप समूह। चागोस द्वीप समूह कौन से महासागर में अवस्थित है, तो पूछा जाएगा तो ये हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन से पूछा गया चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर। अच्छा, इस हिंद महासागर में सबसे बड़े द्वीप कौन सा, डिएगो गार्सिया। और डिएगो गार्सिया में क्या है, अमेरिकी ब्रिटिश सैन्य अड्डा है वहाँ पे डिएगो गार्सिया को। अब स्वेज नहर का उत्तरतम पत्तन कौन सा है, पोर्ट सईद। ये क्वेश्चन स्वेज नहर का उत्तरतम पत्तन कौन सा है, पोर्ट सईद है। एक क्वेश्चन है कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बल के संतुलन से उत्पन्न रेखाओं के समांतर बहने वाली पवन, इसको क्या कहते हैं, तो ये भूविक्षेपी पवन कहलाती है। क्वेश्चन एक बार फिर देखिए, कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बल के संतुलन से उत्पन्न रेखाओं के समांतर बहने वाली पवन, जिसको हम भूविक्षेपी पवन कहते हैं। अच्छा, स्थानांतरित कृषि के बारे में पूछा गया कि कौन से देश में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो जैसे ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को हम रोका के नाम से जानते हैं। उसी तरह कुछ और देश हैं जिसको कि स्थानांतरित कृषि के नाम से क्या क्या जाना जाता है उसको हम डिटेल में लिखें। श्रीलंका में चेना के नाम से जानते हैं, म्यांमार में तोंगिया के नाम से जानते हैं, और इंडोनेशिया में और मलेशिया में लाडांग के नाम से जानते हैं। थाईलैंड में तामराई या लाम तापियान के नाम से जानते हैं। फिलीपींस में काइंगिन के नाम से जानते हैं। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जानते हैं। ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। वियतनाम, ये भी क्वेश्चन है, वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को रे के नाम से जाना जाता है। मेडागास्कर में ताबी के नाम से जाना जाता है। और कांगो, जैसे जरी नदी घाटी है कांगो में, उसमें मसोले के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में कोनुको के नाम से जाना जाता है। तो यह स्थानांतरित कृषि एक बार आप सब देख लीजिएगा या इसकी शॉट लगा लीजिए ताकि आपको इससे संबंधित एक क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से देश में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो आप सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है कि जब जेबी कृपलानी बिहार के लंगट सिंह कॉलेज के शिक्षक थे, कभी जेबी कृपलानी बिहार के किस कॉलेज में पढ़ाते थे, क्वेश्चन पूछ जाएगा तो ये लंगट सिंह कॉलेज के शिक्षक थे। अब ये क्वेश्चन राष्ट्रीय राजमार्ग का जो गुजरता है, अब 1 JNK को लद्दाख से जोड़ता है, 2 असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, NH2 जाता है, NH3 अमृतसर से ले जाता है, NH4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रमुख राजमार्ग जिसके अंतर्गत क्या है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे क्षेत्र पे NH4 का राजमार्ग जाता है। अब इसी सिलसिले में अभी आपको ये राजमार्ग है, अब जलमार्ग के बारे में बताया जाएगा कि जलमार्ग NH1, NH2,
तो ये सब अगर आप सब जानते तो मुझे कमेंट करके बताएं। NH1 और NH2 का जलमार्ग का रास्ता क्या है और कौन कौन किस कहाँ से कहाँ तक ये जलमार्ग होके गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक गोल्ड। आप सब जानते हैं कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। अच्छा, वो बंदरगाह जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, कांडला बंदरगाह जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। स्थित कौन कौन सा है? चेन्नई है, पारादीप है और इन्नौर है। चेन्नई है, पारादीप और इन्नौर है। नेक्स्ट अभी बिहार राज्य के इथेनॉल की पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? बिहार राज्य में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? पूर्णिया जिले में। ये बिहार राज्य से संबंधित क्वेश्चन है। संविधान के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट संसद में पेश करने की कोई सीमा का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, या कोई सीमा का उल्लेख नहीं। इसमें जो CAG होता है उनकी रिपोर्ट पेश करने के लिए कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं है। अच्छा, परिसीमन आयोग इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति क्या करता है। नेक्स्ट, अच्छा, इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 82, प्रत्येक जनगणना के बाद संसद द्वारा एक नया परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। हर एक जनगणना के बाद, जैसे 10 वर्ष के बाद जनगणना किया जाता है, अभी 2011 के बाद अभी तक कोई जनगणना हुआ नहीं है, तो उसके बाद अभी 2026 से इसका फिर से स्टार्ट होगा। तो प्रत्येक जनगणना के बाद संसद द्वारा एक नया परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। अनुच्छेद 170 में क्या राज्यों की विधानसभाओं के परिसीमन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 170 में राज्यों की विधानसभाओं के परिसीमन का प्रावधान। अच्छा, ये क्वेश्चन हो सकता है 72 BBC में आने के बहुत चांसेस है, क्योंकि अभी भी बंगाल चुनाव में परिसीमन का आयोग का जो है चर्चा हुआ था, तो इसके आधार पर ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसको आप सब BBI करके और इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और इसके अंदर भारत में अब तक कुल 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे 1952, 1963, 1973 और 2002 में अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। राज्य सरकार केवल आंतरिक स्रोतों से ही उधार ले सकती है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 293। राज्य सरकार केवल आंतरिक स्रोतों से ही उधार ले सकती है, अनुच्छेद 293 में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा वाले बादल काले दिखते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि सारा प्रकाश उनके द्वारा बिखरा होता है। क्वेश्चन, वर्षा वाले बादल काले दिखते हैं क्योंकि सारा प्रकाश उनके द्वारा बिखरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये काई से प्राप्त होता है। लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? काई से। पौधों में उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स जिसके कारण तना सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाता है, वो हार्मोन्स कौन है? ऑक्सिन। क्वेश्चन अच्छा है कि पौधों में उत्पन्न होने वाले जो हार्मोन्स है जिसके कारण तना सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाता है, उस हार्मोन्स का नाम है ऑक्सिन। नेक्स्ट है, यदि हम केंचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो यह मर जाता है, कारण है ऑस्मेटिक शॉक। ऑस्मेटिक शॉक के कारण से केंचुए पर नमक छिड़कने पर केंचुए मर जाते हैं। नेक्स्ट है, रक्त वाहिनियों में कौन सी पेशियाँ पाई जाती है? चिकनी पेशियाँ। रक्त वाहिनियों में कौन सी पेशियाँ पाई जाती है? चिकनी पेशियाँ। अब नेक्स्ट है, पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, यानी उपस्थित नहीं होता है, ये कौन सा? सेंट्रियोल यानी तार केंद्रक, वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है पादप कोशिका में, सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है। संवैधानिक निकाय कौन कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक मानवाधिकार आयोग और दूसरा नीति आयोग, ये दोनों संवैधानिक निकाय नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी कभी ऑप्शन दे देगा इसमें कौन से संवैधानिक निकाय नहीं है, तो आप दोनों को पता नहीं कि आप सबको पता होना चाहिए कि मानवाधिकार आयोग और नीति आयोग ये दोनों संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी एलिमिनेट करके आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट है, कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ओबरा शहर बिहार के कौन से जिले में? तो ये औरंगाबाद जिले में, बिहार से संबंधित प्रश्न है। पूछा जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में बायोलॉजी का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया पिछले बार भी, तो इसके संदर्भ में वो 3-4 वन लाइन टाइप का 3-4 स्टेटमेंट टाइप डाल देगा और आपको निकालेगा इसमें कि आपको बताइए कि इसमें कौन सा सही नहीं है। तो इसमें क्या होता है? केंद्रक का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसमें केंद्रक का अभाव होता है। माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी का है, लाइसोसोम और अंतर्द्रव्य जालिका इसमें
प्रेजेंट नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन निर्माण के लिए इसमें केवल 70S प्रकार के छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, देखा DNA एकल वृत्ताकार गुणसूत्र के रूप में होता है। कहीं देगा कहीं इस ऑप्शन में दे देगा DNA गोलाकार या नग्न प्रकार के पाए जाते हैं, इस ऑप्शन में दे देगा, लेकिन वो नहीं, क्योंकि DNA एकल वृत्ताकार गुणसूत्र के रूप में पाए जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन ये ध्यान रखिए सब में। अच्छा, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर एक मजबूत कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें माइकोप्लाज्मा का छोड़कर इसके अंदर एक मजबूत कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह यूकेरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में बहुत छोटी होती है। ये भी आपको स्टेटमेंट में दे सकता है कि ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती है, छोटी, तो ये छोटी होती है। इसका 0.1 to 0.5 mm तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग कांच के निक्षारण में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक है ये। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग कांच के निक्षारण में किया जाता है। क्वेश्चन है। अच्छा, नोबेल तेल किसको कहा जाता है? TANG को नोबेल तेल कहा जाता है। अच्छा, प्रकाश की गति से तेज चलने वाले कण को कहते हैं टैक्सियन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की गति से तेज चलने वाले कण को टैक्सियन कहते हैं। तो यहाँ से मेरा ये सेट 1 का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। आप सब कमेंट कीजिएगा कि आप इसी तरह इस सेट को और आगे बढ़ाया जाए या इसमें और कुछ इम्प्लीमेंट किया जाए। आप सब अपना कमेंट मुझे भेजिए ताकि मैं देखूं इसमें क्या इम्प्लीमेंट करना है। और मैं इसी तरह जब तक टिल एग्ज़ाम तक इसे कंटिन्यू रखूँगा। इसके अंदर फिर करेंट भी लेके आऊँगा, बिहार भी लेके आऊँगा और इस तरह मिक्स सेट भी चलाता रहूँगा। बस आप सब सपोर्ट कीजिए और अपना कमेंट में मुझे बताइए कि कैसा लगा ये हमारा आज का सेट और एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।